नमस्ते। डॉक्टर एलेक्जेंड्रे मोटा में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ सवालों के जवाब दूंगा जो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। शायद ये आपके भी सवाल हों। आज हम सबसे पहले पेड्रो का सवाल का जवाब देंगे। पेड्रो कहते हैं, मुझे काफी समय से बर्साइटिस है। मैंने 3, 4 या 30-34 बार एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं से इलाज किया है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। मुझे लगता है मेरे हाथ की नसें सिकुड़ रही हैं, जिससे हिलना मुश्किल और बहुत दर्द होता है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जेसी ने भी पूछा, शुभ संध्या डॉक्टर, मुझे कंधे में बहुत दर्द होता है। मुझे टेंडिनाइटिस और बर्साइटिस है। मेरा हाथ कमजोर होता जा रहा है। मैं फिजियोथेरेपी कर रहा हूं, लेकिन कोई फर्क नहीं दिख रहा। मुझे इतना दर्द होता है कि रोना आ जाता है। हाँ, बर्साइटिस आमतौर पर ऐसा ही करती है, खासकर जब हमें समझ नहीं आता कि यह क्या है और हम इससे सही तरीके से निपट नहीं पाते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, बर्साइटिस क्या है? शरीर में कुछ छोटी तरल भरी थैलियां होती हैं जो घर्षण कम करती हैं। जब कोई संरचना जैसे टेंडन या हड्डी पास पास फिसलती है तो वहां बर्साइटिस हो सकती है, जो छोटा शॉक एब्जॉर्बर जैसा काम करती है। जो तरल, वही चिकनाई जिसे हम ग्रेस भी कह सकते हैं, जो जोड़ों के अंदर होती है और हिलने डुलने में मदद करती है, वही इन छोटी थैलियों के अंदर भी होती है। और कंधे में ऐसी कुछ थैलियां होती हैं जहां उनमें सूजन आ सकती है। सबसे ज्यादा जरा सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास यहां है एक्रोमियन, जो कंधे की हड्डी का हिस्सा है, और हमारे पास है, मैं यहां दूसरी रंग से बनाऊंगा, ह्यूमरस, जो बाजू की हड्डी है। ठीक है, इस जगह पर देखिए, ह्यूमरस के सिर और एक्रोमियन के हुक के बीच में कुछ संरचनाएं होती हैं। सुप्रास्पिनेटस का टेंडन, और यहां बर्सा भी होता है, जो ये छोटी सी थैली है जो तरल से भरी होती है। ठीक है, एक और भी थोड़ी आगे होती है, जिनमें से कोई भी सूज सकती है। आप सोचिए कि हर बार जब आप ये हरकत करते हैं तो आप उस पर थोड़ा दबाव डालते हैं और घर्षण पैदा करते हैं, उस बर्सा को रगड़ते हैं। जब कंधे में कोई असंतुलन होता है तो ये बर्सा या खुद टेंडन, जैसा कि जेस्सी ने बताया, उसमें सूजन आ जाती है। एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे उस बर्सा को चोट लग गई हो, जो बाद में बर्साइटिस बन जाती है, या टेंडन में चोट और सूजन हो जाती है, जिसे सुप्रास्पिनेटस टेंडिनाइटिस कहते हैं। तो चलिए इन तस्वीरों के साथ यहां बेहतर समझते हैं कि बर्साइटिस क्या है। ठीक है, यहां आप देख रहे हैं कि यहां गर्दन है, यहां छाती है और यहां कंधे और बाजू का हिस्सा है। हमारे पास बाजू की हड्डी है, ह्यूमरस, ये जो अब हरे रंग में है। हमारे पास वो छोटा सा हिस्सा है, वो छोटी हड्डी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए, मुझे इसे यहां लाने दो। हो गया, देखिए, यहां हरे रंग में हाथ की हड्डी है। ये पूरी सिर जैसी चीज यहां हाथ की हड्डी है, यह ह्यूमरस है। और यहां हमारे पास है एक्रोमियन, यह छोटी सी हड्डी जो अब हरी हो गई है। सही है, ह्यूमरस की सिर और एक्रोमियन के बीच ये जो जगह है, यहां ये दो छोटी थैलियां हैं। देखिए, ये सब एक्रोमियल बर्सा है जो एक्रोमियन के नीचे होती है, और ये दूसरी सब डेल्टॉइड बर्सा है। असल में बर्साइटिस तब कहते हैं जब इनमें से किसी एक में सूजन हो जाती है। अगर हम यहां से देखो, साइड से देखें, यहां डेल्टॉइड बर्सा और एक अन्य बर्सा है। ये दोनों कंधे में बर्साइटिस के लिए जिम्मेदार हैं। और यह नीचे मांसपेशी है। मैं तुम्हें थोड़ा दिखा देता हूं। मैं यहां से थोड़ी सी बर्सा निकालूंगा और आप यहां देख सकते हैं कि यह सुप्रास्पिनेटस मांसपेशी का टेंडन है। तो इसलिए यहां पर जब बर्सा में सूजन होती है तो आमतौर पर यह पहचानना मुश्किल होता है कि यह सिर्फ बर्सा की समस्या है या सुप्रास्पाइनेटस की टेंडनाइटिस भी है। ठीक है, तो यह सिर्फ बर्सा की बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर एलेक्जेंड्रे मोटा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे बर्साइटिस है? डॉक्टर को कैसे पता चलेगा
मैं खुद कैसे शक कर सकता हूं? अगर आपके कंधे में दर्द है, जो खासकर तब बढ़ जाता है जब आप अपना हाथ सिर के ऊपर तक उठाते हैं, यानी जब यह 90 डिग्री से ऊपर चला जाता है, या वह हल्का सा दर्द जो स्थिति के हिसाब से बढ़ जाता है। कभी कभी आप दर्द के साथ उठते हैं तो हो सकता है कि आपको बर्साइटिस हो। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑस्टियोपैथ के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास, और वो कुछ टेस्ट करेगा ये जानने के लिए कि क्या आपको बर्साइटिस है। हो सकता है कि वो कुछ जांचें करवाने के लिए कहे ताकि फर्क किया जा सके, क्योंकि जेसी के मामले में उदाहरण के लिए उन्हें बर्साइटिस भी है और टेंडिनाइटिस भी है। कई बार सिर्फ देखकर और कुछ टेस्ट करके ये जानना मुश्किल होता है कि समस्या बर्सा में है या टेंडन में। ठीक है, असल में इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर सूजन बर्सा या टेंडन में है। डॉक्टर आपसे कुछ जांचें करवाने को कह सकते हैं। सबसे आम तौर पर वो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कह सकते हैं, जिससे टेंडन और बर्सा की स्थिति देखी जा सकती है। और सबसे अच्छा जांच है ना, वो है एमआरआई। एमआरआई आप क्या देखेंगे, है ना? कौन सी इमेज आपको बताएगी कि आपको बर्साइटिस है? आमतौर पर बर्साइटिस में यह छोटी सी इमेज दिखाई देती है। सारी संरचनाएं काली हैं और यहां इस क्षेत्र में सफेद है, जैसे कि तरल हो, ठीक उसी जगह जहां ह्यूमरस की हड्डी यानी बाजू की हड्डी और एक्रोमियन के बीच में है। ठीक है, इसका मतलब है बर्सा में सूजन और ज्यादा तरल है। अलेक्जेंड्रे, बर्साइटिस का कारण क्या है? आओ मेरे साथ। बर्साइटिस के आमतौर पर 3 मुख्य कारण होते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें इन तीनों के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि हम अच्छे मूवमेंट का इस्तेमाल करके इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। पहला कारण और सबसे आम असंतुलन है। यांत्रिक असंतुलन, मूवमेंट का असंतुलन, तनाव का असंतुलन। अलेक्जेंड्रे, आप अक्सर असंतुलनों की बात करते हैं। ये क्या हैं और कैसे काम करते हैं? कल्पना करो कि तुम्हारे कंधे तक कई मांसपेशियां आती हैं, उससे कई डोरियां जुड़ती हैं, ठीक है? जब असंतुलन होता है तो ऐसा होता है जैसे कुछ मांसपेशियां ज्यादा तनाव में आ जाती हैं, एक तरफ ज्यादा खींचती हैं और दूसरी कुछ मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, वो कम खींचती हैं। हम ऐसे सोच सकते हैं जैसे ये कार का पहिया हो या मोटरसाइकिल का पहिया हो। जब पहिया, टायर, वो असंतुलित होता है तो क्या होता है? जिस तरह से उसे घूमना होता है, वो एक तरफ या दूसरी तरफ ज्यादा घिसने लगता है ना? और कंधे के साथ भी यही होता है। जब भी ये असंतुलन होता है, ये असंतुलित स्थिति होती है, कुछ मांसपेशियां जितना चाहिए उससे ज्यादा खींचती हैं और कुछ जितना चाहिए उससे कम खींचती हैं। जो होता है वो ये है कि जोड़ के किसी हिस्से में घिसावट शुरू हो जाती है, ज्यादा रगड़ होती है, ज्यादा घिसता है और सूजन आ जाती है। सही है। और जब हम कंधे की बात करते हैं, बर्साइटिस की, उदाहरण के लिए, ये असंतुलन वो मांसपेशी जो ज्यादा खींच रही है या कम खींच रही है, ये सर्वाइकल रीढ़, गर्दन से आ सकता है, थोरैसिक रीढ़ से आ सकता है, पसलियों से आ सकता है, कमर की रीढ़ और पेल्विस से भी आ सकता है। कुछ मांसपेशियां जैसे ग्रांडे, डोर्सल सीधे बांह और कंधे तक आती हैं, ठीक है? लेकिन यह और भी नजदीक हो सकता है, जैसे कि स्कैपुला, क्लेविकल या खुद कंधे में असंतुलन हो सकता है। तो ध्यान दें कि यहाँ कई मांसपेशियां हैं। देखिए, कई सिरें, कई डोरियां जो कंधे से जुड़ी हुई हैं। कंधे को स्कैपुला से जोड़ने वाली मांसपेशियां होती हैं सुप्रास्पिनोसस, इंफ्रास्पिनोसस, रेडोंडो मेनोर, रेडोंडो मायोर, सबस्कैपुलर, जो एक बहुत ही दिलचस्प मांसपेशी है जो हमारे पास यहाँ है। मैंने पहले भी सबस्कैपुलर मांसपेशी के बारे में कई वीडियो बनाए हैं। ऐसी मांसपेशियां होती हैं जो कंधे को क्लेविकल से जोड़ती हैं। ठीक है, देखिए, जो कंधे को क्लेविकल से जोड़ती है और साथ ही ऐसी मांसपेशियां भी हैं जो कंधे को जोड़ती हैं। देखिए कितना अच्छा है यहाँ। ये है वह बड़ी डॉर्सल मांसपेशी जो कंधे को कमर की रीढ़ और पेल्विस से जोड़ती है। यानी कमर की रीढ़ में असंतुलन,
छाती की रीढ़ में असंतुलन, पसलियों में, गर्दन में, ये सब कंधे को असंतुलित या असमान कर सकते हैं। और मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं, डॉक्टर अलेक्जेंड्रे मोटा? आप अभी इसे सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आपको कुछ व्यायाम बताऊंगा जो एक तरह से टेस्ट का भी काम करेंगे, ठीक है? पहला व्यायाम, हम स्कैपुला और क्लेविकल की गति को बेहतर बनाएंगे। तो अगर इस असंतुलन का कारण जिसकी वजह से आपको बर्साइटिस हुआ है, क्लेविकल में है या स्कैपुला में है, तो यह व्यायाम आपकी मदद करेगा, आपकी दर्द को कम करेगा, ठीक है? यह एक आसान व्यायाम है, आपको यह करना है। देखिए, हाथ को 90 डिग्री तक खोलें, उंगलियों के सिरे कंधे पर रखें जब तक दर्द न हो करें। डॉक्टर अलेक्जेंड्रे मोटा, 90 डिग्री पर दर्द होता है। नीचे ले आइए, थोड़ा और नीचे ले जाइए। जितना आप बिना दर्द के कर सकते हैं उतना ही करें। यहां हाथ रखा और अब से आपको कोहनी से गोल घुमाना है। देखिए, पीछे की तरफ गोल घुमाइए। जितना बड़ा और खुला घेरा बना सकते हैं उतना बनाइए जब तक दर्द ना हो। 10 बार पीछे की तरफ, फिर 10 बार आगे की तरफ। अगर आप मेरे साथ ये कर रहे हैं तो आप महसूस कर रहे होंगे कि आपकी स्कैपुला पीछे कितनी हिल रही है, बिल्कुल डैनियल सान की तरह। वैक्स ऑन, वैक्स ऑफ। यही वही मूवमेंट है जो स्कैपुला पीछे करती हैं, और साथ ही साथ यहां सामने क्लेविकल भी आगे पीछे जाती है, आगे घूमती है, पीछे घूमती है, ऊपर जाती है और नीचे आती है। तो ये साधारण सा आसान सा व्यायाम स्कैपुला और क्लेविकल की मूवमेंट को बेहतर बनाता है। और अगर क्लेविकल या स्कैपुला इस असंतुलन का कारण है तो वही इसके जिम्मेदार होते हैं। अपने कंधे पर आपको 10 बार आगे और 10 बार पीछे करना है। हे भगवान, अब तो सब बेहतर है, ये जादू है। यह व्यायाम आपकी सर्वाइकल रीढ़, थोरासिक रीढ़, पसलियों और कमर की मूवमेंट को भी बेहतर करेगा, ठीक है? तो ये एक आसान व्यायाम है। आपको सिर्फ एक कुर्सी चाहिए जिसकी पीठ आपकी स्कैपुला कंधे के पीछे की हड्डी के लगभग बराबर ऊंचाई पर होनी चाहिए, ठीक है? आपको अपनी पेल्विस को अच्छे से सेट करके बैठना है। आपका पिछला हिस्सा कुर्सी की पीठ से लगा होना चाहिए और रीढ़ भी पूरी तरह से कुर्सी की पीठ से टिकी और चिपकी होनी चाहिए, ठीक है? आप कमर बाहर नहीं निकालेंगे, कुर्सी से दूर नहीं बैठेंगे। कुर्सी पर अच्छे से सेट हो गए हैं। यहां से उंगलियों को आपस में फंसाएं, उंगलियों को क्रॉस करें, गर्दन के पीछे ले जाएं और थोड़ा मिलाएं। कोहनियों को आगे लाने की कोशिश करें। यह जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये मूवमेंट नहीं करते या हाथ जैसे तैसे रखते हैं या कोहनी खोल कर रखते हैं, क्या होता है कि जब आप पीछे की तरफ झुकेंगे तो आप मूवमेंट ज्यादा गर्दन से करेंगे और कम छाती या धड़ से, ठीक है? और इसके अलावा जब आप उंगलियों को इस तरह से जोड़ते हैं तो ये हाथ आपके गर्दन को थोड़ा सा खींचने में भी मदद करता है, जैसे स्ट्रेचिंग करने के लिए। तो देखिए, उंगलियां जोड़ी, गर्दन पर रखा, कोहनियों को आगे लाया और आप पीछे की ओर झुकेंगे जब तक कि आपको आरामदायक लगे। झुके, सांस छोड़ी और वापस आए। आप इसे 10 बार करेंगे। देखिए, झुकिए और वापस आए, झुकिए और वापस आए। चौथी बार छोड़िए, सांस छोड़िए और वापस आए। झुकिए, झुकिए। सांस छोड़ना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आप पसलियों की गति को थोड़ा बेहतर बनाने में मदद करते हैं, और जब आप इसे बेहतर बनाते हैं तो यह डायफ्राम को फैलाता है। यहां आप डायफ्राम को रीढ़ की हड्डी के सामने की मांसपेशियों के साथ खींचते हैं और सांस छोड़ते हैं। ये ऐसा है जैसे आप अतिरिक्त स्ट्रेचिंग कर रहे हों। 10 बार यह मूवमेंट किया, फिर से जांचें, फिर से हाथ हिलाएं, देखें क्या आराम मिला। और हो सकता है कि अब आप कह रहे हों, डॉक्टर अलेक्जेंड्रे मोटा, मैंने किया लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा।
तो हो सकता है कि कोई और वजह हो, कोई और खास तरह का असंतुलन जो यहां बर्साइटिस का दूसरा कारण है, जो है सिंड्रोम, कंधे का इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। मुझे लगता है कि आपने ये नाम यहां पहले सुना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नियमित हैं, हमारी सोशल मीडिया पर जुड़े रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपने इसके बारे में सुना ही होगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। हर बार जब मैं अपना हाथ उठाता हूं, तो यहां ह्यूमरस की यह हड्डी घूमती है और नीचे की तरफ फिसलती है। मेरे साथ यहां सोचिए, मेरे पास यहां मेरी बाजू की हड्डी है। यह मेरी दाहिनी बाजू है। देखिए, बाजू की हड्डी यहां स्कैपुला से जुड़ती है और ऊपर की तरफ एक्रोमियन होता है। तो जब मुझे अपना हाथ उठाना होता है, तो उसे घूमना और नीचे की तरफ फिसलना पड़ता है। समझ रहे हैं? अगर उसमें नीचे की तरफ फिसलने की यह हरकत नहीं होगी, तो वो बस ऊपर उठेगा और टकराएगा, दबेगा, उस जगह को कम कर देगा जहां से टेंडन गुजरता है और वहां वर्सा भी होती है। तो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम बिल्कुल यही है। आपके अपने कंधे में हरकत कम हो जाती है और हर बार जब आप उसे हिलाते हैं, तो आप यही इम्पैक्ट पैदा करते हैं। ये इतना ही सीधा है। इसे सुधारने और यह जांचने के लिए कि आपको इम्पैक्ट सिंड्रोम या बर्साइट है या नहीं, आप ऐसा करेंगे। तो जांचने के लिए अपने कंधे में इम्पैक्ट सिंड्रोम की समस्या को सुधारने के लिए आपको एक कुर्सी की जरूरत होगी। आप यहां देखिए, कुर्सी की सीट को पकड़ेंगे और कोशिश करें कि ऐसी कुर्सी का इस्तेमाल न करें जिसमें आर्मरेस्ट हो, नहीं तो आपका हाथ यहां चोटिल हो सकता है, या अगर आप बाहर से पकड़ेंगे तो यहां चोट लग सकती है। ठीक है? एक ऐसी कुर्सी जिसमें आर्मरेस्ट न हो, बिना हाथ के सहारे वाली कुर्सी। कुर्सी की सीट को यहां पकड़ें, अपनी रीढ़ की हड्डी को अच्छी तरह से और आरामदायक स्थिति में रखें। आपको रिलैक्स करना है, कंधे को ढीला छोड़ना है, हाथ को ढीला छोड़ना है। केवल एक जगह ताकत लगानी है, वो है हाथ में, ताकि हाथ फिसले नहीं। ठीक है? पकड़ लिया। अब दूसरी तरफ झुकें और वापस आएं। आपको ये मूवमेंट 30 बार करना है, जितना कर सकते हैं बिना दर्द के। अलेक्जेंड्रे, यहां देखो। अरे दर्द हो रहा है। तुम बहुत ज्यादा आगे जा रहे हो। जितना आरामदायक लगे उतना ही जाओ, फिर वापस आओ। 30 बार। यह सबसे जरूरी है, वो है मूवमेंट, वो रिदम जो तुम देते हो। ठीक है? अगर कंधा रिलैक्स रखोगे और दूसरी तरफ झुकोगे तो स्लाइड करोगे। वही मूवमेंट है जो मैंने बताया था। देखो, तुम ह्यूमरस को नीचे स्लाइड कर रहे हो। तुम शोल्डर की जॉइंट में, कहने का मतलब, ग्रीस लगा रहे हो, और तुम एक्रोमियन और बाजू की हड्डी के बीच जगह बना रहे हो। सही है? तो सबसे जरूरी है रिदम। 1, 2, 3 3, और रिलैक्सेशन। और वो ताकत नहीं जो आप लगाते हैं। आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आगे जाने की कोशिश करने के लिए। 30 बार। 30 बार खत्म हो गए। अब हिलाओ। देखो, क्या तुम्हारा कंधा हल्का लग रहा है? क्या तुम बिना दर्द के अपना कंधा ज्यादा हिला पा रहे हो? अब तक मुझे यकीन है अधिकांश लोग राहत महसूस कर चुके होंगे। और अब तुमने ये भी महसूस करना शुरू कर दिया होगा कि हो सकता है कि तुम्हारे शरीर में किसी एक जगह की दर्द या सूजन की वजह शरीर के किसी और हिस्से में हो सकती है ना? कुछ लोग कहते हैं, डॉक्टर अलेक्जेंड्रे मोटा, मैंने स्कैपुला और क्लेविकल का व्यायाम पहले ही कर लिया है। मैंने कुर्सी पर रीढ़ को पीछे की ओर सीधा करने वाला व्यायाम पहले ही कर लिया है। और मैंने पहले ही कंधे को स्लाइड करने का व्यायाम, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम को सुधारने का व्यायाम कर लिया है। और फिर भी मुझे दर्द हो रहा है। अभी तक कोई बहुत अच्छा सुधार नहीं हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हो सकता है कि आप उन कुछ लोगों में से हों जिनका एक्रोमियन हुक जैसा होता है, या उसमें हुक जैसा उभार होता है। कुछ लोगों का एक्रोमियन अलग होता है। यह सीधा होने के बजाय इसमें नीचे की तरफ एक नोक होती है। सही है? और फिर आप सोचिए, नीचे की तरफ जो ये नोक है, वो कारण नहीं बनती, लेकिन आसान बना देती है कि ये जगह कम हो जाए और बर्सा या टेंडन में घर्षण हो।
यानी जिन लोगों में ये शारीरिक भिन्नता होती है, जिनका एक्रोमियन थोड़ा अलग होता है, उनमें सुप्रास्पिनेटस की बर्साइटिस और टेंडिनाइटिस विकसित होने की संभावना ज्यादा होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिनका एक्रोमियन हुक जैसा है उन्हें दर्द के साथ जीना पड़ेगा। हमें कभी भी दर्द के साथ जीना नहीं सीखना चाहिए। सही है, हमें हमेशा बेहतर समझना चाहिए, या वो समस्या जिसे हम महसूस कर रहे हैं जो दर्द का कारण बन रही है, या अपने शरीर को बेहतर समझना ताकि हम सुधार कर सकें, या दर्द से बच सकें, या उसे खत्म कर सकें। अलेक्जेंड्रे, मेरे पास हुक के आकार का एक्रोमियन है। मैंने पहले ही जांच करवाई है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई भी करवाई है, और यह पहले ही सामने आ चुका है। डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया है। मैं क्या कर सकता हूं? आज हमने यहां जो भी व्यायाम सिखाए हैं वे सभी आपकी मदद कर सकते हैं। आपको अपनी देखभाल को दोगुना करना होगा ताकि हमेशा अच्छी गति बनी रहे। क्लेविकुला, स्कैपुला, सर्वाइकल रीढ़, थोरासिक रीढ़, छाती, पसलियों, कमर और पेल्विस में सही तरीके से की गई शारीरिक गतिविधि आपके कंधे के दर्द को कम करने में मदद करती है, भले ही आपका एक्रोमियन हुक के आकार का हो। बहुत सारी अनगिनत एक्सरसाइजेज हैं जिनके जरिए आप सुधार कर सकते हैं, और ये आपके केस में मदद करेंगी क्योंकि हर शरीर अलग होता है। ठीक है, आप ऑस्टियोपैथ के पास जाएं। वह आपके पूरे शरीर का मूल्यांकन करेगा, समझेगा कि आपका शरीर कैसे काम कर रहा है, और यह भी समझेगा कि किन किन कारणों से यह हो रहा है। आपके केस में वो इसे रोक देगा और फिर वो इस मूवमेंट को सुधार देगा, आपके कंधे को सीधा कर देगा, और वो आपके कंधे को स्वस्थ रखेगा। ठीक है, वो आपको घर पर करने के लिए कुछ व्यायाम भी बता सकता है। देखो, सभी व्यायाम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आपके केस में ये वाला आपके लिए सबसे अच्छा है। आपको ये हर दिन करना है, दिन में 3 बार, या इसे दिन में 1 बार करना है, या इसे करने से पहले करना है। मसलन अगर आप शिक्षक हैं, काम पर जाने से पहले, बोर्ड पर लिखने से पहले, क्योंकि आप कंधे में टकराव पैदा करने वाली ये हरकत बहुत करते हैं। सही है, यह व्यायाम पहले और बाद में करें। तो ये निर्देश आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि आपको वह दर्द न हो, आपको बर्साइटिस या टेंडिनाइटिस न हो, या अगर हो भी जाए तो वह हल्का हो और आप उसे नियंत्रित कर सकें। और अब यहाँ एक और सवाल है जैमे शुचमैन का। जैमे का, डॉक्टर, क्या कोई दवा है जिसे लेने से बर्साइटिस का दर्द या सूजन कम हो सके? मेरे हाथ की हरकतें कम हो गई हैं। जैमे, मैं फिजियोथेरेपिस्ट और ऑस्टियोपैथ हूं, दवाइयों के साथ काम नहीं करता। आमतौर पर बर्साइटिस के मामले में, चाहे इन तीनों में से किसी भी कारण से हो, दवा सूजन को कम करने और दर्द को कम करने में मदद करती है। अब हमें बर्साइटिस का कारण ढूंढना है, जो सबसे मुश्किल हिस्सा है, लेकिन यही वो हिस्सा है जो सबसे अच्छा और सबसे टिकाऊ परिणाम देता है, और इसी कारण का इलाज करना है। ठीक है, लेकिन दवा सूजन को कम करने में मदद करती है। ठीक है, तो अगर आपके मामले में सूजन रोधी दवाएं, दर्द निवारक दवाएं काम नहीं कर रही हैं, तो बहुत से लोग इंजेक्शन तक लगवा लेते हैं, यानी दवा को सीधे बरसा के अंदर या बरसा के पास लगाना। अगर इससे फायदा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप कारण को ठीक नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं? यह बात मेरे लिए बिल्कुल साफ है। अगर आपने दवा ली है जो सूजन कम करने के लिए है और सूजन कम नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि आपने कारण नहीं ढूंढा। आपके शरीर में कोई और चीज है, आमतौर पर मूवमेंट का असंतुलन, तनाव का असंतुलन या मैकेनिकल असंतुलन, जो इस दर्द का कारण बन रही है या इसमें योगदान दे रही है। और जब तक आप अपने कंधे को, कहने का मतलब है, सीधा नहीं करते, तब तक ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, दवा असर नहीं करेगी। समझे? मुझे लगता है शायद किसी ने पहले ही यहां कमेंट्स में लिखा होगा, अलेक्जेंड्रे, मैं गर्म सेक करूं, बर्फ लगाऊं, मैं कंधे पर क्या लगाऊं? चलिए शुरू करें। परंपरागत रूप से डॉक्टर, ऑर्थोपेडिस्ट और सामान्य फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं
बर्फ लगाओ, क्योंकि अगर बर्साइटिस या टेंडिनाइटिस एक सूजन है तो बर्फ लगाने से मैं सूजन को कम करने में मदद करता हूं। यह तर्कसंगत है। मैं अपने मरीजों को जो सलाह देता हूं और आपको भी जो सलाह देता हूं, बर्फ और गर्मी दोनों को आजमाएं, क्योंकि मेरे साथ यह सोचिए, बर्फ सूजन कम करने में एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा की तरह मदद करता है, ठीक है? अगर आपके मामले में सिर्फ सूजन कम करना मदद नहीं करता तो बर्फ भी मदद नहीं करेगा। इसके अलावा बर्फ मांसपेशियों को संकुचित करने में भी मदद करता है। अगर आपके कंधे में कोई असंतुलन है, कोई गलत संरेखण है या इम्पिंजमेंट सिंड्रोम की समस्या है, तो बर्फ उस असंतुलन को और बढ़ा देगा, उसे और गंभीर बना देगा। तो वो वही व्यक्ति है। डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे बर्फ लगाने के लिए कहा, लेकिन जब मैं बर्फ लगाता हूं और फिर बर्फ हटाकर अपने काम करने जाता हूं तो बहुत दर्द होता है। ऐसे में आपके लिए बर्फ लगाना ठीक नहीं। वहीं जब आप गर्म पट्टी लगाते हैं तो ये मांसपेशियों को आराम देती है, खून का संचार बढ़ाती है, यानी शरीर इस सूजन से बेहतर तरीके से लड़ पाता है और खुद जोड़ भी आसानी से हिलता है। तो गर्मी, गर्म पट्टी यह असंतुलन और इम्पैक्ट सिंड्रोम को कम करने में मदद करती है। सही है। अगर आपका मामला ऐसा है तो बर्फ लगाने से हालत और बिगड़ सकती है, चाहे लगाते समय या बाद में। और गर्मी से आराम मिलेगा, या फिर उन मामलों में शायद जहां एक्रोमियन हुक जैसा है, जिसमें पहले से ही बहुत तेज सूजन है। ऐसे मामलों में जहां सूजन मुख्य कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है, वहां बर्फ सबसे अच्छा रहेगा। तो बर्फ आजमाओ, अगर नहीं तो हालत बिगड़ गई, गर्मी लगाओ, आराम मिला, ऐसा लगे कि कंधा ज्यादा ढीला है, या फिर उल्टा, गर्मी लगाई, पक्षी मारिया, ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा हाथ धड़क रहा है, असहज है, बर्फ लगाओ, कितना आराम मिला। तो हर व्यक्ति अलग होता है, यह कारण पर निर्भर करता है, ठीक है? तो नीचे कमेंट्स में लिखिए कोई भी सवाल जो आपके पास बर्साइटिस, कंधे या आपके शरीर के किसी भी हिस्से के बारे में हो। अगर आप किसी बीमारी या समस्या पर चर्चा चाहते हैं तो बताएं। शायद अगला अलेक्जेंड्रे रिस्पोंडे आपके सवाल पर हो। फिलहाल यहीं तक। ढेर सारा स्नेह और फिर मिलते हैं।